नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपी बोर्ड्स के मॉडल पेपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 मैं आपको पहले दे चुका हूँ सॉल्यूशन करके लास्ट वीडियो में। इस बार हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हम लोग इनको कंप्लीटली सोल्व कर चुके थे। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होंगे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हैं सारे। तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोग भी इसको ठीक से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से। ये आते ही आते हैं लगभग ऐसे क्वेश्चंस कंपलसरी। ठीक है, देखिए चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये, आपको देखिए एक रिलेशन दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि एक पूर्णांकों के समुच्चय पे यानी कि जेड पे एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है आपको आर। और रिलेशन ये है कि ए कोमा बी, यानी कि इस तरीके से एलिमेंट एक ए और बी रिलेट करेंगे जहाँ पे जो संख्या 2 है वो ए माइनस बी को विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने शायद देखा होगा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसी तरीके का, लेकिन वहाँ 2 ना होकर आई थिंक 3 या 5 है आपका। तो क्वेश्चन ये है, रिलेशन दे रखा है आपको एक इंटीजर्स के सेट पे, और उसमें रिलेशन आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि दो एलिमेंट ए और बी रिलेटेड हैं इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी, यानी कि पहले में से जब आप दूसरा घटाएंगे ये नंबर आपका 2 से विभाजित होगा। आपको याद आ रहा होगा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आपको इस क्वेश्चन को क्या दिखाना है, आपको तुल्यता संबंध दिखाना है। तो तुल्यता संबंध रिलेशन वाली वीडियो मैंने आपको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रिलेशन को, उस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। इसमें तुल्यता संबंध आपको दिखाना है। तो तुल्यता संबंध का मतलब क्या है, कोई तुल्यता संबंध आपका रिलेशन का या इक्विवेलेंट रिलेशन टाइप तो होता नहीं है, ये 3 रिलेशन से मिलकर बनता है। सबसे पहले रिलेशन होता है आपका स्वतुल्य, उसके बाद रिलेशन बनता है आपका सममित, और तीसरे नंबर पर रिलेशन बनता है आपका संक्रामक, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन आर इन तीनों रिलेशंस को एक साथ फॉलो करता है तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध बन जाता है। अब स्वतुल्य का मतलब क्या था, मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। स्वतुल्य का मतलब है एवरी एलिमेंट शुड बी सेल्फ रिलेटेड, यानी कि अब यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर ले रहा हूँ, यानी कि ए रिलेटेड ए हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेट टू इटसेल्फ। ठीक, सम्मित क्या था आपका, सम्मित में आपको 2 एलिमेंट गिवन होते थे जिसमें पहले का रिलेशन दूसरे से गिवन होता था, और आपको इसी रिलेशन का यूज़ करके दूसरे का पहले के साथ सेम रिलेशन दिखाना होता था। ये रिलेशन था आपका सम्मित। ठीक, तीसरे नंबर पे था आपका संक्रमक। संक्रमक में आपको 3 एलिमेंट गिवन होते थे, 3 ए बी और सी, जिसमें ए को बी के साथ और बी को सी के साथ रिलेटेड लेकर चलते थे। इन दोनों रिलेशंस की मदद से ए को सी के साथ रिलेटेड आपको दिखाना था फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू गिवन सेट। ठीक है, ये थे रिलेशन तीनों आपके। तो हमें इस गिवन रिलेशन को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों रिलेशन दिखाना पड़ेगा। और डेफिनेशन इसके अंदर क्या है कि ए और बी रिलेटेड तब होंगे जब ए में से आप बी को घटाएंगे तो वो 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए देखिए थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में किया भी होगा आपने, आप लोगों ने ये क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसको। रिलेशन दे रखा है मेरा ऑन जेड। ठीक है, आर इसका मतलब आर सबसेट हो गया आपका जेड क्रॉस जेड का। और रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि ए रिलेटेड बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब स्वतुल्य के लिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इन जनरल एलिमेंट लेंगे हम लोग इंटीजर सेट का, क्योंकि इंटीजर फिट फाइंड है हमारा। आपको यह दिखाना है कि ए रिलेटेड ए, तो इसका मतलब ये वाला, यानी कि अब ए बी की जगह भी क्या आ गया ए, तो यानी कि ये राइट वाला रिलेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब बी की जगह भी ए डालने पे। तो आप ये निकालिए ए माइनस बी है ना, लेकिन यहाँ पे बी की जगह भी ए है, तो ए माइनस ए निकालिए आप। ये 2 से विभाजित होना चाहिए, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आपका बन जाएगा, क्योंकि ए हम पे कोई भी एक रैंडमली हमने कोई एक एलिमेंट चूज किया है इंटीजर्स का। तो ए माइनस से निकालिए, ए माइनस से क्या होता है आपका 0, और आपको पता है कि 0 एवरी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई कर देगा, बैक इंप्लाई कर देगा, बी की जगह भी ए आ जाएगा, तो ए रिलेटेड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। तो ये रिलेशन आपका स्वतुल्य हो गया। इसी प्रकार हम लोग अब दिखाएंगे सम्मित इसको।
सममित का मतलब ये है कि आप दो एलिमेंट चूज करेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, और इस तरीके से लेंगे जिसमें पहला दूसरे के साथ रिलेट रहेगा। तो जब पहला दूसरे के साथ रिलेट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा डेफिनेशन के अनुसार कि ए माइनस बी आपका 2 से विभाजित होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको उल्टा दिखाना है इसका। उल्टे का मतलब क्या है कि आपको ये दिखाना है इसके लिए बी रिलेटेड है। तो बी रिलेटेड दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो अब आपको इसकी मदद लेनी है, ये आपके पास ऑलरेडी है, बी माइनस ए लेके आना है। चलिए अब देखिए बी माइनस ए है, मैं बी माइनस ए को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस चिन्ह कॉमन लेके ए माइनस बी, और ऊपर देखिए ए माइनस बी आपका 2 से विभाजित है क्योंकि रिलेशन हमारे ए और बी का है पहले से ही, बी का ए से दिखाना है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है ये वाला ये 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है माइनस। अब आप देखिए ए और बी दोनों इंटीजर्स है, दोनों का डिफरेंस 2 से कट रहा है, तो उस पर अगर माइनस चिन्ह लगा देंगे आप लोग यानी कि नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी तो 2 से ही कटेगा फिर, क्योंकि चिन्ह का फर्क थोड़ी पड़ता है डिवाइज मतलब डिवाइड होने पे नंबर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे ये 2 से विभाजित हो गया तो यहाँ से बी रिलेटेड ए हो गया, और ए और बी कोई भी रैंडम एलिमेंट चूज करे थे हमने। इसी प्रकार तीसरा रिलेशन है आपका संक्रमक। संक्रमक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें 3 एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे। संक्रमक के लिए ए बी और सी इंटीजर्स लीजिए जहाँ पे पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन लेकर चलिए, और आपका हमें यह दिखाना है कि पहला भी तीसरे के साथ जुड़ा रहेगा यानी कि ए रिलेटेड सी। तो ये वाला रिलेशन क्या इंप्लाई करेगा डेफिनेशन के अनुसार ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और दूसरा वाला रिलेशन क्या डिफाइन करेगा, ये वाला ये करेगा कि बी माइनस सी ये भी 2 से विभाजित होगा। अब आप ध्यान से देखिए ये नंबर 2 से कट रहा है ए माइनस बी, ये नंबर 2 से कट रहा है, और दोनों इंटीजर्स हैं। तो ऑब्वियसली जब इनको जोड़ेंगे हम लोग, दो इंटीजर्स को अगर जोड़ते हैं जो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो भी उसी नंबर से हमेशा कट डिवाइड होंगे, यानी कि ए माइनस बी प्लस का बी माइनस सी ये भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन ये नंबर बन क्या रहा है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी से प्लस बी कट गया, ए माइनस सी बच गया, ए माइनस बी क्या आ गया आपका 2 से विभाजित। अब जब ए माइनस सी 2 से विभाजित आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ए रिलेटेड कितना आ गया आपका सी, तो यानी कि रिलेशन क्या बन गया आपका ये संक्रमक। अब तीनों रिलेशन हो गया तो इसका मतलब आर क्या बन जाएगा आपका तुल्यता संबंध बन जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका, देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका सेकंड पार्ट में, सेकंड मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये हमारा हो चुका है। सेकंड है मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 आपको ए, दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है, और आपको ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टी सिद्ध करके दिखानी है, यानी कि रिवर्स होता है ये। आपको याद होगा कि ए बी का इन्वर्स यानी कि दो मैट्रिक्स के अगर प्रोडक्ट का इन्वर्स करेंगे हम लोग तो वो रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगी उनकी, यानी कि बाद वाले का इन्वर्स इंटू पहले वाले का इन्वर्स होगा आपका। ये यहाँ पे ट्रू करके दिखाना है आपको, मतलब सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको तो मैं डायरेक्टली आपको याद होगा 3/3 का तो इन्वर्स जब हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए एडजॉइंट वगैरह का यूज़ करते हैं, और आपने ए इन्वर्स की जब डेफिनेशन पढ़ी होगी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, उसकी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपने इन्वर्स की मैट्रिक्स डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक, और 2/2 के लिए हमें कुल मिला के इनका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और 2/2 के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ए बी सी और डी ये कोई भी मैट्रिक्स है आपकी ए 2/2 की, अगर आपको इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है इसकी, तो उसका डायरेक्ट याद रख लीजिए एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको तो हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि ये इधर था तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ए पहले ऊपर था यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डी नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं आपके यानी कि जैसे बी है और सी है इनका केवल चिन्ह बदल देते हैं हम लोग, -b और -c, ये बन जाता है आपका किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ध्यान से देख लेना इसको, ये काम आएगा क्योंकि ज़्यादातर 2/2 का भी आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे इसमें दे रखा है मॉडल पेपर में। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल का चिन्ह बदल देते हैं हम लोग। तो इसी चीज़ का याद रखते हुए ए और बी है हमारे पास पहले से, पहले तो हमें ए इनकी मल्टीप्लाई करनी है ए इंटू बी, तो ए है आपका 2 3 1 -4 और बी है आपका 1 -2 -1 और 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यानी कि इस रो की पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करिए, 2 × 1 2 हो गया प्लस का, 3 × 1 -3 हो गया, तो बेसिकली कितना आ गया ये -1। उसके बाद इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 की करेंगे -2 के साथ तो -4 आ गया,
और उसके बाद 3 की करेंगे इसके साथ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे देखने में। 2 इंटू -2 हो गया आपका -4, और 3 की मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो प्लस का 9 हो गया। ठीक, इसी प्रकार अब सेकंड रो की करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम में तो 1 इंटू 1 1 हो गया, -4 इंटू -1 ये प्लस का 4 हो गया आपका। उसके बाद इसकी इस पे करेंगे तो -2 हो गया, और माइनस का कितना हो गया, और 3 जा 12 हो गया। तो बेसिकली ए बी कितना आ गया आपका, -1 प्लस का 5 प्लस का 5, और ये आपका आ गया माइनस का 14। तो ए बी आ गया। तो आप यहाँ पे ए बी का इन्वर्स निकाल लीजिए क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स निकालने के लिए 2/2 का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटरमिनेंट भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे अब आप ए बी का डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं इसका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ए डी माइनस बी सी हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ए डी माइनस बी सी। तो ये प्लस का 14 हो गया और माइनस का 5 इंटू 5 25 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये कितना बच गया आपका, माइनस का 11 बच गया ये। तो यहीं पे आप ए बी का इन्वर्स निकाल लीजिए। ए बी का इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटरमिनेंट को तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, और एडजॉइंट देखिए जैसे ये ए बी है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट तो चेंज कर दीजिए। तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 14, ओके, -14, ये -1, और इनका चिन्ह बदल दीजिए -5 और ये -5। ठीक है, ये तो ए बी का इन्वर्स आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी। अब आप राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको बी इन्वर्स चाहिएगा, उसके बाद फिर ए इन्वर्स चाहिएगा। तो बी और ए आपके पास है ही पहले से। तो पहले बी इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए। बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 3, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 आएगा। तो बेसिकली कितना आ गया, 1 आपका। तो बी इन्वर्स निकाल दीजिए। बी इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में बी का डिटरमिनेंट। बी का डिटरमिनेंट तो 1 ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट चेंज करिए अपने आप, 3 1, और नॉन डायगोनल का चिन्ह बदल दीजिए। तो ये 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये बी इन्वर्स आ गया आपका। इसी प्रकार अब आपको ए इन्वर्स निकालना है, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो कितना आएगा यहाँ पे, -8 और माइनस का 3, तो बेसिकली -11 आ जाएगा। और ए इन्वर्स जो आएगा आपका, उसका सूत्र बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट -11 था आपका, तो इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका बन जाएगा -1/11, और एडजॉइंट ऑफ ए जब हम लोग निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे -4 यहाँ आ जाएगा, और 2 आपका नीचे आ जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल का चिन्ह बदल जाएगा, -3 और -1 हो जाएगा ये, -3 -1। अब ए इन्वर्स निकल गया, बी इन्वर्स निकल गया। आपको ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करिए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स आपका ये है 3 2 1 1, और इंटू में ए इन्वर्स आपका ये है। तो इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, -1/11 को मैं दोनों के बाहर लिख दे रहा हूँ, और ये मैट्रिक्स आपकी -4 -3 -1 और 2 आएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इनकी, रो बाई कॉलम करिए। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 12 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 14 आ गया आपके पास। फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 9, और ये प्लस का 4 हो जाएगा ये। तो ये माइनस का 5 बचेगा आपका। 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4, 1 की मल्टीप्लाई -1 में, तो ये -5 आ गया आपका। 1 इंटू -3 1 इंटू 2 आपका प्लस का 1 हो गया ये। तो ये बेसिकली कितना बन गया, -1 बन गया। क्या ये देखना, ए बी के इन्वर्स के बराबर आ रहा है ये। ए बी का इन्वर्स ये था देखिए आपका, और बी इन्वर्स ये आ रहा है देखिए कितना, और इंटू में -1/11 चल ही रहा है आपका बाहर। देखिए -1/11 तो बाहर है ये आपका, -14 -5 -14 -5 -5 -1। तो इसका मतलब आपका ये सिद्ध हो गया है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स। देखिए 2/2 मैट्रिक्स के लिए इस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट वाला है प्रॉपर्टी, ध्यान रखना इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ये आती है, क्वेश्चन से पूछ ली जाती है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, इसलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो देखिए टाइम टेकिंग भी रहेंगे और आपका स्पेस टेकिंग भी रहेंगे ये, तो ध्यान रखना है। इस जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में आपको सिल्ली मिस्टेक्स, यानी कि अगर एक भी माइनस की आपके पास गलती हो गई है तो फिर आपका पूरे क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो आप कोशिश करना कि आपके सिल्ली मिस्टेक्स ना हों, और सिल्ली मिस्टेक्स को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की एग्जाम में जाने से पहले। आप जितनी एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही सिल्ली मिस्टेक्स कम होने के चांसेस आपको एग्जाम में रहेंगे।
प्रैक्टिस अगर नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप 2-4 सिली मिस्टेक जरूर करेंगे, जिनकी वजह से जो क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे वो भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करके जानी है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड वाले क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का है। इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन है ये रहा साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स एक फंक्शन है एक्स का, और इसकी पावर जो कोस एक्स वो भी एक फंक्शन है एक्स का आपका। तो यानी कि ये एक स्पेशल केस है डिफरेंशिएशन में, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग देखिए, यहाँ पे एक मेथड पढ़ा होगा आपने, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसमें आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस आए होंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस आपके। तो वो ये उसी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस वाला ही टॉपिक है ये, जिसमें दो टाइप आपने पढ़े होंगे वहाँ पे। पहला टाइप तो था ये वाला, कि जिसमें आपको जो फंक्शन है आपका y बराबर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि आपको y बराबर इस तरीके से दे रखा है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, इंटू बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए याद होगा आपको, हम दोनों तरफ का लॉग लेते थे, और लॉग क्या करता है कि प्रोडक्ट की लॉग आपका प्लस में ट्रांसफर हो जाता है आपका इस तरीके से, और आप अब इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो पहला तो ये मेथड था जिस पे क्वेश्चंस कम आता है, और इसको ज़्यादा इस पे बस आपको देख लेना है। सेकंड जो इसका टाइप है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है आपका? सेकंड वाला ये है कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से दे रखा है कि ये वेरिएबल है और इसकी घात भी एक वेरिएबल फंक्शन दे रखी है, यानी कि वेरिएबल की घात वेरिएबल, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादातर यूजुअली ऐसे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए भी हमारे पास मेथड यही है कि हम लोग दोनों पक्षों का लॉग लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। क्योंकि देखिए हमें दिक्कत है यहाँ से वेरिएबल घात से, और केवल लॉग ही है हमारे पास जो इस वेरिएबल घात को प्रोडक्ट में लेके आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जब वेरिएबल की घात वेरिएबल रहेगी तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको फंक्शन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रखा है y बराबर, नीचे है आपका साइन एक्स, और इसकी घात दे रखा है आपको कोस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, पर देख के वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, या साइन एक्स की पावर कोस एक्स है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लीजिए दोनों पक्षों का। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ y बराबर log साइन एक्स और इसकी पावर कोस एक्स। अब log की प्रॉपर्टी लगाइए। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ log x रेज टू पावर m है तो ये m log के प्रोडक्ट में आ जाती है, m log x। तो यहाँ पे पावर ये है आपकी, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो यानी कि ये कोस एक्स इंटू में बन जाएगा log साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये दो फंक्शन बन गए, एक तो कोस एक्स फंक्शन अलग है और एक log साइन एक्स है, दोनों प्रोडक्ट में फंक्शन है। तो अगर आप इसका अवकलन करना है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग अवकलन करने का। तो यहाँ पे अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। जैसे ही आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ध्यान से देखिए जो लेफ्ट साइड है आपकी वो एक y का फंक्शन बन रहा है, यानी कि log y है आपका, और हम लोग अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो आपको याद होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस का जब हम अवकलन करते थे तो हम लोग इस तरीके के फंक्शंस को कैसे करेंगे, पहले इसका y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो log y का 1/y, और इनटू में dy/dx हम लोग इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, याद होगा आपको कि हम लोग क्यों लिखेंगे dy/dx, क्योंकि ये y का फंक्शन है और हम अवकलन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले y के फंक्शंस का y के रेस्पेक्ट में कर दिया और इनटू में dy/dx जोड़ दिया आपका। ठीक है, बराबर। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में सेकंड का अवकलन। तो हम लोग सेकंड का अवकलन करेंगे, log ऑफ साइन एक्स है, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन का कंपोजिशन है। ठीक है, तो चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन एक्स को एज इट इज एक्स मान लेंगे, तो log एक्स का 1/x हो गया, x की जगह है आपका साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स का और अवकलन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का अवकलन, यानी कि कोस एक्स का अवकलन। तो ये आपका बन गया कोस एक्स बटे में साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स का आ गया आपके पास कोस एक्स, और प्लस में log साइन एक्स, और कोस एक्स का हो गया यहाँ पे माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बन गया कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स इनटू में log साइन एक्स। ठीक है,
ये बन गया आपका। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, और यहाँ से आप एक काम करिए, y को मल्टीप्लाई में भेजिए, y इंटू में ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, और बटे में आपका आ गया साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी y की वैल्यू थी आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। y की वैल्यू थी आपकी साइन एक्स की पावर कोस एक्स, और इंटू में यहाँ ये सारा आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें वेरिएबल्स की कहा तो वेरिएबल ही गिवन होती है आपकी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दो तरह के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ऐसे दे सकता है, या फिर आपको एक तरीका और दे सकता है कि प्लस में यहाँ पे आपको मान के चलो कि ये और दे दिया, यानी कि दो सेम फंक्शंस, यानी कि जिसमें वेरिएबल की घात वेरिएबल है प्लस में दे दिए, तो उस केस में ध्यान रखना है आपको डायरेक्टली y के इक्वल नहीं मानने हैं ये, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेपरेट हैं। तो इसको मान लेना है u और इसको मान लेना है v, और दोनों तरफ से अलग अलग, यहाँ से du बाई डी एक्स, मतलब दो सेपरेट क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन अलग और ये क्वेश्चन अलग आपका, और यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकाल के फाइनली जब आपको डी बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों को ऐड कर देना है आपको। ठीक है, तो ये समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर ये पूछा ही जाता है आपका एग्जाम में, जिसमें लॉग फंक्शंस का एप्लीकेशन है, ये यूज़ होता है लॉग फंक्शंस का अवकलन के रूप में। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे है आपका, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इंटीग्रेशन का। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है ये, आपको साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन दे रखा है और लिमिट है -π/4 टू +π/4। अब याद करिए, जैसे ही लिमिट माइनस टू प्लस जाती है आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आती है लॉग की, सॉरी इंटीग्रेशन की, ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर -a to a लिमिट हो और फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन हो, तो इसकी वैल्यू आपने दो दो पढ़ी थी। एक तो वैल्यू जीरो होती थी, और एक वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होती थी। जीरो कब होती थी वैल्यू, जब आपका एफ एक्स ओड फंक्शन होता था आपका। ओड फंक्शन का मतलब है विषम फलन आपका, ओड फंक्शन याद है आपको। चलिए मैं बता दे रहा हूँ डेफिनेशन। फंक्शन ओड का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर x की जगह -x रिप्लेस करने के बाद फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि जो अंदर वाला माइनस है ना ये बाहर आ जा रहा है फंक्शन के, तो वो फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है आपका। तो अगर इंटीग्रेशन के अंदर ओड फंक्शन है आपका तो पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है आपकी। लेकिन अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, इवन यानी कि सम फलन है आपका, तो इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर x की जगह -x डालने पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फंक्शन एज इट इज बन जाता है आपका, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है आपका। तो उस केस में क्या होता है, लोअर लिमिट आपकी जीरो हो जाती है और पूरे इंटीग्रेशन का दुगना हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है आपको, अंदर वाला जो फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स। अब साइन स्क्वेयर एक्स के अंदर एफ एक्स जो दे रखा है यहाँ पे, वो साइन स्क्वेयर एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह -x रिप्लेस करके देखिए इसके अंदर, तो साइन स्क्वेयर ऑफ -x आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ -x का स्क्वेयर, और साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता है माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन इसका क्या है यहाँ पे स्क्वेयर, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा, यानी कि एज इट इज एफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर, ये जो माइनस था आपका, ये वाला बाहर वाला, इसको स्क्वायर खत्म कर देगा, तो यानी कि ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन बन रहा है। तो इवन फंक्शन जैसे ही बनेगा तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, तो प्रॉपर्टी के अनुसार इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि लोअर लिमिट आपकी जीरो, देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, लोअर लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, और अपर लिमिट एज इट इज रहेगी, और पूरे इंटीग्रेशन का आपका दुगना हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा पूरे इंटीग्रेशन का, यानी कि ये ट्वाइस हो गया, और अंदर है साइन स्क्वायर एक्स। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका ये, कि साइन स्क्वायर फंक्शंस का आपको इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट 0 to π/4। और आपको याद होगा साइन स्क्वायर फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्योंकि चेन रूल इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल होता नहीं है, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करते हैं हम लोग cos 2x के रूप में, याद होगा आपको, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 1 - cos 2x, और बटे में 2 आएगा, उस 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि इस 2 का कोई इंपैक्ट ना पड़े, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद 0 to π/4 की बजाय आप लोग चाहो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद लिमिट रिप्लेस कर दो इसके अंदर। तो जैसे ही आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो गया, ठीक है, और अपॉन में 2, और 0 to π/4 हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसके बाद लिमिट रिप्लेस कर दीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिमिट रिप्लेस करेंगे तो π/4 माइनस का साइन 2 × π/4/2,
माइनस जीरो रिप्लेस करेंगे तो माइनस जीरो, माइनस का साइन 0/2, तो ये दोनों जीरो ही हो जाएंगे। तो ये आ गया π/4 माइनस ये ऊपर देखिए π/2 बचेगा और साइन π/2 आपका 1 हो जाएगा, बटे में 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका वैक्टर्स का, और वैक्टर्स में भी क्वेश्चन दे रखा है देखिए आपका एसडी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको 100% मिलेगा। ये 5 में दे रखा है, ये आपको 8 नंबर में भी मिल सकता है क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है 3D के अंदर, ये वेक्टर का नहीं 3D का क्वेश्चन है। ये पहली स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों के बीच की आपसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, और न्यूनतम दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस डी से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। इसका मैं सूत्र बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आपका। सूत्र देखिए, ये एक ही बेस क्वेश्चन है, ये मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे मान के चलिए दो आपको लाइन दे रखी है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर A1 B1 कर दीजिए, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। लैम्डा की जगह म्यू ले लीजिए, दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए कोई, यानी कि म्यू वेक्टर B2। मान के चलिए ये दो स्ट्रेट लाइन है आपकी, जहां पे देखिए वेक्टर A1 है पहली रेखा का पासिंग पॉइंट या पासिंग वेक्टर मान लीजिए। पॉइंट या वेक्टर 3D में एक ही बात रहती है। और ये है आपका डायरेक्शनल वेक्टर, मतलब जो दिशा बताता है आपका। ठीक है, और ये दूसरी रेखा का पासिंग वेक्टर है, और ये दूसरी रेखा का डायरेक्शनल वेक्टर है। ठीक है, अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी का एक सूत्र, फॉर्मूला है आपका। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है एस डी बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, और इस सारे का मॉडुलस। ये होता है आपका दो स्ट्रेट लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी वेक्टर रूप में। 3D के रूप में भी होती है एक, लेकिन उसको भी वेक्टर रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए, तो आपको सबसे पहले बेसिकली A2 माइनस A1 निकालना है, ये एक वेक्टर बनेगा। उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालना है, वो एक वेक्टर बनेगा। और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, और B1 क्रॉस B2 के जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करिए आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला दे रखा है आपको वेक्टर A1, देख लीजिए, और ये वाला दे रखा है आपको वेक्टर B1। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा है वेक्टर A2, और ये वाला दे रखा है आपको वेक्टर B2। यही चाहिए आपको, देख लेनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली निकालिए वेक्टर A2 माइनस का वेक्टर A1, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, यानी कि इस वाले वेक्टर्स में से इसको घटाना है। तो 3i कैप माइनस आई कैप 2i कैप बचेगा, प्लस का 3j कैप माइनस का 2j कैप, तो प्लस का j कैप बचेगा, माइनस का 5k कैप माइनस 4k कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का k कैप बचेगा। सिंपल, आपका A2 माइनस A1 ये आ गया। उसके बाद B1 क्रॉस B2 आपको निकालना है, और B1 क्रॉस B2 पहली वीडियो में मैंने आपको निकालना बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रो में i j k कैप, और उसके बाद सेकंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट जो कि हैं आपके 2 3 6, और सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट जो कि हैं आपके 2 3 और 6। यानी कि ये दोनों वेक्टर्स, इसका मतलब जो इन दोनों की डायरेक्शन, इस केस में देखिए जब वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं डायरेक्शनल वेक्टर, तो उस केस में जो सूत्र बनता है आपका पैरेलल वेक्टर्स का या पैरेलल लाइंस का एसडी निकालने का, वो ये बनता है नया सूत्र। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है आपका समय बचाने के लिए वीडियो का। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारी स्क्यू लाइंस हैं तो हम लोग B1 क्रॉस B2 लिखना पड़ता है, B1 क्रॉस B2, और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में आपको पहले से तो हमें पता नहीं होता, वैसे देख के आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरल केस लेके चलते हैं। तो इसमें पैरेलल वेक्टर थे, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा एस डी निकालने का, जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है आपकी, उस केस में A2 माइनस A1 तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन चूंकि B1 B2 दोनों सेम डायरेक्शन है तो केवल वेक्टर B आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इनका, जब लाइन्स आपकी पैरेलल होती है। तो अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए A2 माइनस A1 तो हमारा ये है ही, हमें वेक्टर B ये है हमारा, देख लीजिए दोनों में सेम वेक्टर है आपका। ठीक है, ये भी वेक्टर B है और ये भी वेक्टर B है, मैंने जनरल केस बताया था आपको पहले। तो हम लोग इसका पहले वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट तरीका वही है आपका, आई के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट जो कि आपके गिवन वेक्टर्स हैं आपका
2 3 6 हो गए आपके, और उसके बाद A2 माइनस A1 के कंपोनेंट जो कि आपके 2 1 और -1 है आपके। तो ओपन करिए यहाँ पे, इस तरीके से ओपन होगा तो ये वेक्टर बनेगा आपका ये वाला, ये वेक्टर बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, इसी वेक्टर का ये रहा। तो मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग इसका निकालेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड बना है इसका √293। उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड करना है नीचे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी से, मतलब बी के आपके यहाँ पे जो भी वेक्टर बी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 आ गया है। तो बेसिकली एस डी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ गया आपकी वो यहाँ पे आई है। ये मोस्टली अटपटी से ही आती है ये, तो आपको ये मत समझ लेना कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसी तरीके से आती है ये। ठीक है, √293 अपन में 7 आ गया ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। हमारा ये एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिए, 6 में भी आपके 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन गिवन होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, देख लीजिए आप, कंटिन्यूटी का दे रखा है। इसमें सतत और असतत के बारे में बात करी गई है। सतत और असतत का मैंने तरीका आपको बताया था कि हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं सतत और असतत को, LHL RHL और फंक्शंस की वैल्यू के अनुसार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है आपको f(x), पीसवाइज फंक्शन है आपका, और f(x) आपको दे रखा है यहाँ पे अंडर मोड ऑफ x अपॉन में x, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और उसके बाद 0 दे रखा है। जब x की वैल्यू 0 है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 दे रखी है। और आपको क्या दिखाना है इस क्वेश्चन में, आपको ये दिखाना है कि ये कुछ फंक्शन आपका x बराबर 0 पर असतत है आपका, यानी कि डिसकंटिन्यूस है, यानी कि आपका LHL RHL या फंक्शन की वैल्यू में से कोई नहीं कोई वैल्यू आपकी डिफरेंट आ जाएगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर फंक्शंस पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है आपका और इस तरीके से डिफाइंड है नॉट इक्वल टू 0 और बराबर 0 करके, तो उस केस में LHL RHL सेम एक ही टाइप से निकलेंगे, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू इससे निकलेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली जब हम लोग x की नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम डायरेक्टली लिमिट काउंट करते हैं हम उस केस में। ठीक है, चाहे LHL करो चाहे RHL करो, वो आपके ऊपर है। तो अब आप चाहो तो उसकी डायरेक्टली लिमिट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ध्यान से देखना, ये मॉडुलस फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करके दे रखा है भाई। तो इसको आप चाहो तो और भी ब्रेक कर सकते हैं आप इसको, इसी तरीके से देखिए भाई, x बराबर 0 पे तो फंक्शन आपका 0 चल ही रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये दो डेफिनेशन है। अब आप मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करिए, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन 0 पे ब्रेक होता है, तो x इज लेस देन 0 के लिए अलग होगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अलग होगा। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, आपको याद है कि मोड ऑफ x उस केस में -x डिफाइंड होता था, तो इस मोड ऑफ x की जगह -x आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका x, तो आपका कितना आ गया -1, यानी कि कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया इस केस में। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो मोड ऑफ x आपका एज इट इज x ओपन होता था, तो ये आएगा आपका x/x, और ये कितना हो जाएगा 1। यानी कि अब ये देखिए नया फंक्शन बन गया आपका। अब ये हमने इस फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया है, -1 कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0, और उसके बाद +1 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और 0 कब, जब फंक्शन x बराबर 0। तो अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के भी आप वहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, आपको आइडिया भी लग गया होगा। देखिए सारे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो मान के चलिए अगर यहाँ -1 है तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये सारा है आपका। ठीक है, यह मैंने गोला कर दिया है, और क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन 0 है, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 0 पे 0। और फिर x बराबर जब पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, यानी कि ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, तो फंक्शन आपका जा रहा है +1 पे, तो मान के चलिए +1 यहाँ है, तो यहाँ से इस तरीके से ये है आप देखिए, ये ग्राफ है आपका। अब आप बताइए क्या ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस होगा? आप चाहो तो ग्राफ की मदद से दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए x बराबर 0 ये रहा। अगर आप LHL निकालेंगे इसकी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे, तो फंक्शंस की LHL कितनी आएगी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये -1 है और ये आपका +1 है, तो इस फंक्शन की LHL आपकी -1 आएगी, और इस फंक्शन की RHL आपकी दिख रहा होगा आपको +1 आएगी, और फंक्शन की 0 0, यानी कि तीनों में से कोई सा भी एक दूसरे के बराबर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहें तो। बाकी तो LHL RHL वाला तरीका है आपके पास, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप उसके थ्रू भी इसको दिखा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफिकल दिखाएंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा, समय बचेगा आपका। ठीक है, बाकी LHL RHL वाला तरीका है, वो लास्ट वीडियो में मैंने एक LHL RHL वाला तरीके से कंटिन्यूटी दिखा रखी है, तो आप लोग उस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग थोड़ा क्विक करते थे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है वीडियो का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ग्राफ निकालना है, y बराबर एरिया निकालना है, y बराबर cos x फंक्शन दे रखा है और x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के बीच में। तो अब देखिए सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए भाई, क्योंकि sin x cos x के ग्राफ तो इतनी बार पढ़ चुके होते हो आप लोग कि ये तो आपको क्लियर पता ही होने चाहिए।
तो इसमें आपको x बराबर कोस एक्स दे रखा है, तो मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ कोस एक्स का। ठीक है, ये 0 मान लिया। कोस एक्स आपको पता है यहाँ से शुरू करता है, इस तरीके से निकाल, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे नीचे, ये मान लीजिए। तो ये x बराबर 0 था, यहाँ पे ये x बराबर आपका π/2 आएगा, यहाँ पे x बराबर पाई आएगा, और यहाँ पे x बराबर 2 पाई आएगा आपका। ठीक है, सॉरी ऊपर जाएगा 2 पाई पे, आई एम सॉरी 3 π/2 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आपका 2 पाई आएगा, यहाँ पे आपका 3 π/2 आएगा। अब आपको ना एरिया निकालना है। देखिए x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के बीच में गिरा क्षेत्रफल, x बराबर 0 से ये रहा x बराबर 0, इस तरीके से जाएगा आपका, यानी कि जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है आपको दिख गया होगा, गिरा हुआ क्षेत्रफल आपका ये रहेगा, देखिए ये रहेगा, ये नीचे आ जाएगा आपका इस तरीके से, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा रहेगा। तो ये है आपका, ये निकालना है आपको। ठीक है, गिरा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, मतलब जो सूत्र होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको y बराबर fx फंक्शन दे रखा है तो x बराबर a से x बराबर b के बीच में जो भी इसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल आएगा आपका, क्षेत्रफल का सूत्र होता है इंटीग्रल x बराबर a से x बराबर b और मोड ऑफ fx dx, ये होता है इंटीग्रेशन उसका सूत्र अब घिरे हुए क्षेत्रफल का। अब ध्यान से देखना, ये मॉडुलस मैंने इसलिए लगा हुआ है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि ओरिजिन से नीचे जाएंगे, क्योंकि जब आप कभी काउंट करेंगे एरिया तो ये जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस से जब ऊपर रहेगा ग्राफ तो उस केस में एरिया आपका पॉजिटिव रहेगा, और जब एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ रहेगा उस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की। लेकिन चूंकि अब हम यहाँ एरिया काउंट कर रहे हैं और एरिया कभी माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सारे ही केस उसमें हम लोगों को पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग एरिया के सूत्र में मॉडुलस का यूज़ करते हैं। ये जनरल होता है आपका, ये उन फंक्शंस के लिए भी काम कर जाता है जो कि आपके नेगेटिव वैल्यू देते हैं, जिस जिस एरिया बस वैल्यू के बीच में आपका एरिया पूछा जाता है। अब चूंकि आपको दिख रहा है कोस एक्स फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसीलिए हम इस फंक्शन का जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा a बराबर एक्स बराबर 0 से x बराबर 2 पाई आएगा, और मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स आएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा आपका। आपको बेसिकली एरिया निकालने के लिए ये काउंट करना है आपका। अब चाहो तो इसको तो आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि जिस जिस पोर्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, देखिए π/2 पे नेगेटिव जा रहा है ना, π/2 के बाद तो 0 से π/2 पे कोस एक्स आपका ऊपर है तो केवल इसको कोस एक्स लिख सकते हो। उसके बाद देखिए π/2 से लेके और कितने तक 3 π/2 तक ये नेगेटिव नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इसको आप माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, यानी कि माइनस का कोस एक्स आएगा ये, और प्लस में उसके बाद फिर ये ऊपर चला जा रहा है तो ये 3 π/2 से 2 पाई, और यहाँ पे प्लस का कोस एक्स और dx आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अक्सर गलती हो जाती है, हम 0 से 2 पाई डायरेक्ट इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एरिया हमारा 0 आएगा निकल के। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, अगर मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो एरिया आपका 0 आएगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि एरिया 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये इतना सारा एरिया है, ये इतना सारा, और ये इतना सारा एरिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड आपके एरिया पे बेस्ड। अब आपको कर दीजिए, ऊपर कोस एक्स का समाकलन होगा प्लस का साइन एक्स, और लिमिट है 0 to π/2, माइनस कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो गया, और लिमिट है आपकी π/2 से लेकर 3 π/2, और यहाँ पे भी प्लस का कोस एक्स का हो गया आपका साइन एक्स, और लिमिट है यहाँ पे आपकी 3 π/2 से लेके। तो फंक्शन का बिहेवियर आपका बड़ा डिपेंड करता है इसको इसमें। तो यहाँ पे जब आप लिमिट रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस का साइन 0, उसके बाद यहाँ पे माइनस लिमिट रिप्लेस करिए साइन 3 π/2 माइनस का साइन π/2। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस का साइन 3 π/2। तो उसको सोल्व करें, साइन π/2 1 हो गया, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 3 π/2 आपका -1 हो गया, साइन π/2 आपका +1 हो गया, तो ये -1 तो बेसिकली -2 हो गया ये, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस साइन 2 पाई है आपका, साइन 2 पाई आपको पता है 0 होता है। उसके बाद साइन 3 π/2, साइन 3 π/2 आपका -1 होता है, तो माइनस ऑलरेडी बाहर लग रहा है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
तो बेसिकली आंसर कितना आ गया आपका 4। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से करोगे 0 to 2 पाई cos x dx करके, तो उस केस में आप देखोगे आपका ये इंटीग्रेशन 0 आएगा, लेकिन एरिया चूंकि 0 नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना एरिया वाले केस में हम लोग मॉडुलस का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपका 5 नंबर वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है हम लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है आपका। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है थर्ड पार्ट में, पी का आपको मान ज्ञात करना है ताकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर परस्पर कैसी हो, लंब हो। अब देखिए लंब रेखाओं की कंडीशंस 3D में मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शंस यूज होती है केवल डीसीज के थ्रू, डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू। डीसीज ये डायरेक्शन बताते हैं आपकी, पहली रेखा के लिए L1 M1 N1, दूसरी रेखा के लिए L2 M2 और N2। कंडीशन बता दे रहा हूँ मैं, दो रेखाएं लंब होंगी। लंब होगी कब, जब इनके प्रोडक्ट का सम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा आपका 0। ये केस है आपका दो रेखाओं के लंबवत होने का। 2D में आपको पता है कि दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर हो। लेकिन 3D में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है आपका। और समांतर कब होती हैं, जब ये एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, यानी कि L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये तीनों अनुपातिक होता है, उस केस में समांतर होती हैं रेखाएं। अब चूंकि देखिए मोस्टली केसेस में जब हमारी सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन होती है, जैसे इसमें दे रखा है आपको समित रूप में दे रखा है रेखा का समीकरण, इस केस में जो नीचे गिवन होते हैं ना, ये हमारे डीसीज नहीं होते हैं, मतलब डायरेक्शंस कोसाइन नहीं होते हैं, ये हमारे गिवन होते हैं डीआरस, यानी कि डायरेक्शन रेशोज। तो डीआर वाले केस में भी देखिए लंबवत की कंडीशन वही रहेगी, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो इस केस में भी हम लोग जब लंबवत वाली जो कंडीशंस है, उस लंबवत वाली कंडीशन तो सेम रहती है, A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस का C1 C2 बराबर 0। और समांतर वाली कंडीशन A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये डी आर के रूप में रहती है, क्योंकि मोस्टली हमें डी आर ही गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। तो अब देखिए बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि लंब दे रखा है आपको, तो लंब का मतलब है ये, आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि जब सिमेट्रिक फॉर्म में रहती है तो ये वाला ये आपका बनता है A1, ठीक है, जब ऊपर सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब है x माइनस के रूप में हो, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स रूप है, तो थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसमें छोटी छोटी मिस्टेक है, ये गलत हो जाएगा भैया। ध्यान रखना ये 1 माइनस एक्स है, इसको x माइनस 1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब जनरल फॉर्म केस लेते हैं x माइनस x1 बटे a इस तरीके से लिया जाता है आपका। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, और जैसे आप मॉडिफाई करेंगे तो माइनस चिन्ह ही ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे A1 की वैल्यू आएगी -3, B1 की वैल्यू आएगी आपकी 2p, यहाँ पे B1 की वैल्यू, अब ऊपर 7y माइनस 14 है। देखिए इसको आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि y माइनस का केस आता है, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आप लोगों को। B1 की वैल्यू डायरेक्ट 2p नहीं आएगी, यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब आप 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 2 आएगा, और ये 7 इस 2p के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे B1 बराबर आएगा 2p बटे 7, घुमा के दे रखा है देखिए क्वेश्चन। और C1 बराबर आएगा डायरेक्टली 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आप A2 पे आइए, A2 बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए, 7 माइनस 7x है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, और 7 कॉमन, तो यानी कि माइनस का 7 कॉमन आएगा, तब x माइनस 1 बचेगा, तो -7 इसके नीचे चला जाएगा, तो 3p बटे 7, और वो भी माइनस का, ये A2 आएगा। और B2 बराबर आएगा आपका यहाँ पे y माइनस 5/1, तो ये तो 1 ही है। और C2 बराबर आएगा 6 माइनस z है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये z माइनस 6 बनेगा, और नीचे माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। और लंब की कंडीशन क्या है कि दोनों के प्रोडक्ट का सम बराबर 0। तो प्रोडक्ट करिए A1 इंटू A2, A1 की वैल्यू -3 है, A2 की वैल्यू माइनस का 3p/7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9p/7। उसके बाद B1 की वैल्यू 2p/7 है, और B2 की वैल्यू 1 है, तो प्लस का 2p/7। और C1 की वैल्यू 2 है आपकी, और इसकी वैल्यू -5 है, तो कितना हो गया ये बेसिकली माइनस का 10। तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ यहीं पे, माइनस का 10 हो गया ये आपका, माइनस का 10 बराबर में आ जाएगा 0। 10 को राइट में भेजिए, उधर 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 9p प्लस 2p 11p/7 बराबर ये प्लस का 10 हो गया, बाई 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p बराबर आ गया आपका 70/11। ये गजब सा आया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये परस्पर लंब वाला, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, वीडियो हमारी बड़ी लंबी होती जा रही है भाई,
तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं ख़त्म करूँ, और ये बाकी जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एक्स्ट्रा, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्दी ही मिलेंगे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम लोग मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये अभी क्योंकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके आपको करने में थोड़ा समय तो लगता ही है, अभी देखो इनको करने में, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन के गै तक कर चुके हैं। उसके बाद घै और डै यानी कि उसका 4th पार्ट और 5th पार्ट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू।